बारिश का मौसम, गांव के रास्तों में कीचड़, हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू और आकाश में काले बादलों की ऐसी परतें जैसे किसी ने सूरज का अपने आंचल में छिपा लिया हो। हर तरफ नमी थी, लेकिन मेरे दिल में सूखा। 2 साल पुराना। मैंने अपनी चुन्नी सिर पर कस कर ओढ़ ली और छाते के नीचे से उस बोर्ड को देखा, थाना पचरुखी। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मजबूरी थी। पिछले हफ्ते से एक अजनबी मेरी जिंदगी में दखल देने लगा था। शुरुआत में लगा संयोग है, गांव के बाहर पगडंडी पर उसकी काली बाइक दिख जाती, कभी खेत के किनारे खड़ा मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे उसके कदम मेरे घर की चौखट तक आने लगे। रात में खिड़की के पास छायाएं, आंगन में रखे बर्तन इधर उधर होना और दरवाजे पर पड़ी पर्ची। अकेले रहकर डर नहीं लगता। कल रात तो हद हो गई, सीधे दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने भीतर से कुंडी लगाई और रात भर खिड़की के बाहर से आती आहटें सुनी। सुबह मामा को बताया तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, रिपोर्ट लिखवा दो राधिका, वरना लोग तुम्हें ही दोष देंगे। थाने में कदम रखते ही नजरें झुक गईं। 2 सिपाही बेंच पर चाय पी रहे थे और जैसे ही मैं गुजरी, उनकी निगाहें मेरे ऊपर टिक गईं। जिज्ञासा, शायद थोड़ी फुसफुसाहट। मैंने अपनी चुन्नी को और कस लिया। अंदर लकड़ी की पुरानी मेज और ऊपर से लटकता पंखा, जो ज्यादा आवाज करता था, हवा कम देता था। दीवार पर गांधी जी का टेढ़ा सा फोटो और नीचे फाइलों का ढेर। मेज के पीछे बैठा आदमी, गहरी भूरे रंग की वर्दी, चौड़ी छाती और आंखें जिनमें अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें अधूरी कहानियां दबी हों। उसने सिर उठाकर मुझे देखा, कलम नीचे रख दी। कहिए, क्या परेशानी है? उसकी आवाज़ भारी थी, पर अजीब तरह से मुलायम भी। मैंने अपनी बात शुरू की। जी, मेरे घर के आसपास एक आदमी है, पीछा कर रहा है पिछले कई दिन से। मैंने पूरा किस्सा सुनाया, खिड़की, बाइक, पर्ची, सब। वो चुपचाप सुनता रहा, बीच बीच में बस हूँ कहकर सिर हिलाता। जब मैंने बात ख़त्म की तो उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे शादी करोगी? मेरे लिए जैसे वक्त ठहर गया। क्या? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में मजाक का नाम नहीं था। हाँ, शादी मुझसे। मैंने हाथ अपने आप चुन्नी को कसने लगे। आप मजाक कर रहे हैं? उसने सिर हिलाया। नहीं। कमरे में पंखे की आवाज़ और बाहर बारिश की बूंदों का शोर। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई थी और यह आदमी जो थानेदार है मुझसे शादी का सवाल कर रहा है। अब देखिए, मुझे बस रिपोर्ट लिखवानी है, मैंने धीरे से कहा। उसने हाथ उठाकर मेरी बात रोक दी। रिपोर्ट लिखूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। उसने मेरी आंखों में देखा, गहरी ठहरी हुई नज़र से, जैसे मेरे भीतर की हर परत को खोलकर पढ़ लेना चाहता हो। बैठो। उसने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं हिचकते हुई बैठ गई। क्या ज़रूरी है ये सब सुनना? मुझे बस। उसने मेरी बात काट दी। रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। उसने मेज़ पर रखी घंटी दबाई। एक सिपाही आया। 2 चाय लाओ, उसने कहा, फिर मेरी तरफ देखकर जोड़ा, गरम मीठी। मैंने सोचा ये आदमी अजीब है, थाने में कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए रुकाता है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर ना सख्ती थी ना हंसी, बस एक अजीब सी थकान। 2 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। 7 महीने बाद कैंसर ने मुझसे उसे छीन लिया। मेरे दिल में कुछ कसक सा उठा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कहीं दूर अटक गई थीं, जैसे किसी धुंधले चेहरे को देख रही हो। तब से मैंने सीखा कि जिनके पास कोई नहीं होता, उनका डर और अकेलापन सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। वो मेरी तरफ झुका। तुम जिस हाल में आई हो, अकेली, थकी हुई, डर के साए में, मुझे तुम्हारे चेहरे पर वही डर दिख रहा है जो मैंने आईने में अपने चेहरे पर देखा था। मैंने धीरे से कहा, तो आप सोचते हैं शादी से सब ठीक हो जाएगा? उसने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तुम्हारे आंगन में डर की जगह हंसी तो लौट आएगी और मुझे फिर से घर मिल जाएगा। मैंने सिर झुका लिया। वो रिपोर्ट लिखने लगा, लेकिन उसके लिखते लिखते मुझे लगा ये आदमी मुझे पढ़ चुका है। रिपोर्ट दर्ज हो गई। उसने 2 सिपाहियों को आदेश दिया, गांव जाओ, उस घर के आसपास नज़र रखो।
मुझे जाते जाते उसने कहा, आज रात डर लगे तो थाने का नंबर मिलाना या फिर सीधा मुझे बुला लेना। उस रात फिर वो आहटें आईं, खिड़की के पास सरसराहट, जैसे कोई पास आकर रुक गया हो। लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। सुबह मामा ने बताया, थानेदार खुद रात में आया था चौकसी करने। अगले 3 दिन पीछा करने वाला नहीं दिखा। चौथे दिन थानेदार खुद गांव आया। मेरे आंगन में खड़े होकर बोला, डर खत्म हुआ? मैंने सिर हिलाया, थोड़ा। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, थोड़ा काफी नहीं होता, डर को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। अब हमारा अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वो कभी अचानक खेत के रास्ते दिख जाता, कभी मामा के दरवाजे पर खड़ा होकर चाय पीता। गांव में बातें होने लगी, थानेदार का आना जाना बढ़ गया है। मैं इन बातों से बचती रही, लेकिन दिल में एक अनकही सुरक्षा महसूस होती थी। उसकी मौजूदगी का मतलब था, अब कोई परछाई मेरे घर के पास आने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन उसने सीधे कहा, राधिका, मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, आपको पता है विधवा से शादी करने में गांव में कितनी बातें होती हैं? उसने शांत स्वर में कहा, मुझे लोगों से नहीं, तुम्हारी आंखों से डर हटाने में दिलचस्पी है। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मेरी आदत बनने लगी। उसकी बातें, उसका ध्यान रखना और वो अजीब सी इज्जत जो वो देता था। मैंने महसूस किया कि वो मुझे सिर्फ एक मामला समझकर नहीं देखता, बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। एक शाम थाने के बाहर बारिश में खड़े खड़े मैंने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं हाँ कह दूँ तो? वो चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हारी हंसी लौट आएगी और मेरा घर बस जाएगा। हमारी शादी छोटे से मंदिर में हुई। गांव में कानाफूसियाँ हुई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने बस इतना कहा, जिन्हें बात करनी है करने दो। पहली रात उसने मेरे सामने दीपक रखा और धीमे से बोला, तुम्हारे जीवन में मैं मजबूरी बनकर नहीं, सुकून बनकर रहना चाहता हूँ। धीरे धीरे मेरी हिचक मिटने लगी। उसकी बाहों में बैठकर बारिश सुनना, उसके साथ चाय पीना और गांव में बेखौफ चलना सब बदल गया। वो पीछा करने वाला फिर कभी नहीं दिखा। थानेदार नहीं, अब मेरा पति मेरे लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक साथी था। हमने साथ में हंसी, आंसू और सपनों का घर बनाया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, उस दिन अगर उसने वो अजीब सा सवाल नहीं किया होता, मुझसे शादी करोगी, तो शायद मैं आज भी डर और अकेलेपन के साए में होती।